सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट थिंग इज अ फ्यू टर्म्स, जैसे हमने पहले भी किया है कि जो जो टर्म्स हम आने वाले टाइम में यूज़ करने वाले हैं, एक बार लेट अस नो व्हाट आर दे, सो दैट जब हम इनसे डील करें तो उस टाइम पे वी नो व्हाट इज एक्चुअली दिस टर्म एंड व्हाट आर दे आस्किंग। तो सबसे पहले आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कोई भी एक चलते फिरते हम कोई बोले कि एक कॉइन को टॉस करो, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके ऊपर मैंने कोई कंडीशंस नहीं लगाई, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं लगाए, हमने कुछ नहीं लगाया है, बट वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी एक ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको हम चलते फिरते कर दें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो उसको हम बोलेंगे अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे फंसे एनी एक्सपेरिमेंट विदाउट restrictions, right? Now what is a sample space? सैम्पल स्पेसेस कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन सबको अगर मैं एक ग्रुप में डाल दूं तो दैट इज माई सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं टॉसिंग अ कॉइन, तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? इट विल बी अ सेट ऑफ हेड्स एंड टेल। रोलिंग अ डाइस, डाइस को जब हम फेंकते हैं तो उसके केस में मेरा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब आउट ऑफ 6 फेसेस ऑफ अ डाइस कोई भी आ सकता है। तो जो जितनी पॉसिबल आउटकम्स है वो सारी अगर मैं लिख दूं तो वो मेरा बन जाएगा सैम्पल स्पेस। ठीक है, जैसे हम यूनिवर्सल सेट करते थे मैथमेटिक्स में, जब हम सेट्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट होता था जिसके अंदर सारी वैल्यूज होती थी और उसी में से हम कुछ वैल्यूज उठाते थे। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट है जो हम करना चाहते हैं, राइट? सैम्पल स्पेस मेरा आ गया। Now event will be tossing a coin and getting heads। तो इस केस में इवेंट आ गया। इवेंट का सैम्पल, इवेंट का जो सेट बनेगा वो मेरे को हेड चाहिए, तो इट इज जस्ट हेड्स। इन दोनों में से सिर्फ आई एम पिकिंग व्हाट आई वांट। तो बेसिकली आई कैन से इवेंट इज सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, मतलब जो भी मेरा सैम्पल स्पेस है उससे ये कोई भी कुछ वैल्यूज उठा लेगा, सारी वैल्यूज भी उठा सकता है, कुछ वैल्यूज भी उठा सकता है। सपोज रोलिंग अ डाइस एंड आई वांट 4 and 5 टू कम, तो मेरा इवेंट का स्पेस हो जाएगा ये दोनों। या अगर मैं नहीं बोलती हूँ कि आई जस्ट वांट रोल अ डाइस, तो वो एक इवेंट हो गया और उसका जो मेरा स्पेस आएगा वो यही आ जाएगा। एंड इन दैट केस मैं बोलूँगी कि इस केस में सेट ऑफ इवेंट इज इक्वल टू सैम्पल स्पेस। क्लियर है? नाउ व्हाट इज इक्वली लाइकली? इक्वली लाइकली आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो कहते हैं कि कुछ भी होना बराबर होता है। जैसे जब मैं टॉसिंग अ कॉइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, तो उस केस में हेड्स और टेल्स इक्वली लाइकली है। किसी की तरफ कोई एक्स्ट्रा वेटेज या एक्स्ट्रा प्रायोरिटी या एक्स्ट्रा बाइसिंग नहीं है, तो इन दैट केस वी से हेड्स एंड टेल्स आर इक्वली लाइकली टू अकर। ठीक है, इस केस में ऑल द 6 फेसेस ऑफ अ डाइस हैव इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी टू अकर। कोई भी फेस इक्वली है, कोई भी बायस नहीं है, कोई वेटेज नहीं है, कोई प्रायोरिटी नहीं है। नाउ एग्जॉस्टिव इवेंट होता है जिसमें माई सेट इज इक्वलेंट टू सैम्पल स्पेस। मतलब रोलिंग अ डाइस, उसके अंदर 6 रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो वो मेरा एग्जॉस्टिव हो गया कि मेरे सारे रिजल्ट्स को मैंने कवर कर लिया। फेवरेबल हो गया इक्वलेंट टू इवेंट।
मतलब जो मैं चाहती हूँ, जैसे हेड्स में आई वांटेड, तो फेवरेबल हो गया H। उसके बाद इंडिपेंडेंट। नाउ इंडिपेंडेंट इज कि कोई भी दो रिजल्ट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं टॉसिंग 2 coins, 2 इज इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 कॉइन को अगर मैं फ्लिप करती हूं तो दोनों में हेड या टेल्स दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये दोनों का रिजल्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मुझे अलग से लेना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज डिपेंडेंट? डिपेंडेंट इज जिसमें एक का रिजल्ट दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल जब इंडिपेंडेंट था तो हो सकता है दोनों का हेड्स आ जाता, पॉसिबल था। लेकिन इस केस में 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में से सपोज अगर एस का मैंने 1 उठा लिया और अगर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूं तो उसके अंदर अब 52 ना होके 51 कार्ड्स है एंड आई कैन नॉट पिक द सेम कार्ड अगेन। तो ये डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे के ऊपर। मतलब जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ उसने कुछ ऐसे चेंजेस करे जिसके कारण जो सेकेंड का रिजल्ट है वो उसके ऊपर डिपेंड हो गया। नॉट एग्जैक्टली कि डिपेंड हो गया, मतलब ये इसके डिपेंडेंट है इन टर्म्स कि अब ये दोबारा सेम नहीं हो सकता। इस केस में पॉसिबिलिटी सेम थी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अब क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर एग्जॉस्टिव आउटकम्स। एग्जॉस्टिव कौन से होते हैं? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस। फेवरेबल कौन से होते हैं? जो हमें चाहिए होते हैं। तो वी से probability of some event named as A is equal to ratio of favorable over exhaustive। ठीक है? या फिर जो मेरे को रिजल्ट चाहिए है, राइट, जो रिजल्ट मेरे को चाहिए है ओवर ऑल द रिजल्ट्स, तो हम बोलेंगे फेवरेबल ओवर ऑब्जर्व्ड। मतलब कितने मेरे फेवरेबल हैं। जैसे ऑब्जर्व्ड में टॉसिंग अ कॉइन में इज 2, फेवरेबल इज हेड्स विच इज 1, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। डाइस के केस में 4 and 5 आर माई फेवरेबल विच इज 2 एंड टोटल इज 6, तो आई गेट 1/3। क्लियर है? नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? हमने अभी प्रोबेबिलिटी निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए? कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट ए। तो इसको ऊपर लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री विल बी ए कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब नॉन फेवरेबल ओवर ऑब्जर्व्ड। ठीक है? इसी केस में देखते हैं। नॉन फेवरेबल इज 1, 2, 3 and 6 which is 4 and total is 6 which is 2/3. 2/3 and 1/3, if I see the relation, I get probability of not occurrence of A is 1 minus probability of A, which is a major result. So we say probability of A plus probability of A complementary will always be equal to 1, which says कि total probability cannot exceed the value of 1 being a ratio। क्योंकि नीचे सबसे बड़ा नंबर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो लास्ट इज टोटल ओवर टोटल 1 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर गो अबव द वैल्यू ऑफ 1। क्लियर है? आई होप इट इज़ क्लियर। ये कुछ टर्म्स थी जो हम आगे स्टडी करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे अपना सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर, मेक योर इंट्रोडक्शन वेरी क्लियर so that we move smoothly throughout our syllabus. And this is all for today. Thank you so much. Do come back for the next lecture and don't forget to like, share and subscribe to my channel.
प्लीज़ शेयर करिए।